हेलो बच्चों, वेलकम टू आरपी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इतिहास, क्लास 10th का है, जिसका 3rd चैप्टर हम कर रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद। अभी तक हमने 10th क्लास के 2 चैप्टर हम कर चुके हैं और अगर किसी बच्चे ने वो नहीं देखी, उनकी वीडियो नहीं देखी, तो मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी और जिनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं। तो आइए, भारत में राष्ट्रवाद हम कहाँ तक कर चुके थे। हम असहयोग आंदोलन तक एक कर चुके थे। असहयोग आंदोलन चोरा चोरी की घटना के बाद गांधी जी ने वापस ले लिया था। गांधी जी को लगा कि अब यह आंदोलन एक हिंसक रूप लेता जा रहा है, क्योंकि गांधी जी सत्याग्रह के रास्ते पर चलने वाले थे, अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले थे। जब चोरा चोरी की घटना होती है तब वो सोचते हैं कि शायद अभी जो सत्याग्रही हैं उनको परीक्षण की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने यह आंदोलन वापस ले लिया। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, भारत के जो युवा नेता थे, जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, उस टाइम युवा थे ये, उस समय इन्होंने पूरे जोश के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिया। लेकिन जैसे ही एकदम अचानक से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो इनको बहुत बड़ा आघात पहुंचा। इनको ये लगा कि अब वापस लेने का क्या मतलब, असहयोग आंदोलन अच्छा चल रहा था तो गांधी जी ने इसको एकदम से वापस क्यों लिया। इसलिए ये लोग, जो युवा वर्ग था कांग्रेस का, वो जन संघर्षों से तंग आ चुका था। अब इनको क्या चाहिए थी, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए थी। अब ये कहने लगे कि जो 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ था, यह क्या था कि जो परिषदों में चुनाव किए जाएंगे, यानी प्रांतीय परिषदों का गठन किया जाएगा और उनके अंदर चुनाव कराए जाएंगे। यह इंग्लैंड की सरकार ने यहाँ तय किया था कि यहाँ पर जो यहाँ की स्थानीय सरकारें बनेंगी, यहाँ पर प्रांतों में चुनाव होंगे। चुनाव में जो व्यक्ति जीतेगा वो व्यक्ति हमारे सामने, यानी अंग्रेजी सरकार के सामने, वहाँ के सुझाव रखेगा, वहाँ की समस्याएं रखेगा, फिर उनका हल अंग्रेजी सरकार करेगी, ऐसा इसके अंदर कहा गया था। तब जो कांग्रेसी नेता थे वो कहने लगे कि वो इन परिषदों में, इन चुनावों में भाग लेंगे, ताकि हम चुनाव में भाग लेने के बाद यदि हम जीत जाते हैं तो अपनी समस्याएं सरकार के सामने रख सकें, हम उनके सामने वकालत कर सकें कि तुम ये सही कर रहे हो या तुम ये गलत कर रहे हो और इसको करने से यह प्रभाव पड़ रहा है। और हम उनको ये भी बता सकें कि जिस तरीके से तुम सरकार चला रहे हो वह एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। ऐसा करने के लिए इन्होंने कहा। इसलिए जो हमारे चित्तरंजन दास थे और जो मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने कांग्रेस के अंदर रहते हुए ही स्वराज पार्टी का गठन किया 1923 में। स्वराज पार्टी गठन कब हुआ? 1923 में। किसने किया? CR दास यानी चित्तरंजन दास और हमारे मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया। किस लिए किया? ताकि वो परिषदों में, चुनावों में भाग ले सकें और सरकार को, जो उस समय की अंग्रेजी सरकार थी, उसको बता सके कि यह एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, क्योंकि ये जो युवा वर्ग था ये अब भारत को स्वतंत्र करवाना चाहता था। लेकिन जैसे उस समय ये चल रहा था, सहमति असहमति का दौर चल रहा था, राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी, उस समय एक ऐसे तत्व आए, 20 का दशक था, उस समय भारत में राजनीति को बदलने के लिए, उसका रुख चेंज करने के लिए 2 ऐसे तत्व आए जिन्होंने बिल्कुल ही बदल कर रख दिया उस समय की राजनीति को। पहला तत्व क्या था? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। पहला तत्व था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। जैसे कि आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था कि 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। यदि कोई भी युद्ध होता है, छोटा युद्ध भी होता है, तब भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा जान मान की हानि होती है, लेकिन यह तो विश्व युद्ध था। इसके अंदर इतने लोगों की जान गई और आर्थिक स्तर पर भी विश्व को बहुत ज़्यादा हानि हुई, जिसकी वजह से धीरे धीरे विश्व में आर्थिक मंदी आती चली गई। 1926 की बात है, भारत में भी इसका बहुत प्रभाव दिखने लगा।
किसानों की जो उपज थी, जो खेतों में पैदा होता था अनाज, उसकी मांग घटने लगी। अब जब किसान थे वो अपनी पैदावार को मंडी में बेचने जाते थे या कहीं किसी के पास बेचने जाते तो उनका खरीदार नहीं मिलता था। इसकी वजह से क्या हुआ, ना तो किसान अपनी फसल बेच पा रहे थे और उनको नगद पैसा नहीं मिल पाता था, इसके कारण वो लगान नहीं भर पा रहे थे। और जो सरकार थी वो लगान कम नहीं करती थी, तो जो किसानों का गुस्सा था वो अंग्रेजी सरकार के प्रति फूटने लगा। यानी क्या हुआ, उत्पादों की मांग और कीमतें गिरने लगी। किसकी? कृषि उत्पादों की मांग गिरने लगी। एक तो ये तत्व था जो उस समय की राजनीति को मोड़ दे रहा था, और दूसरा तत्व क्या था? साइमन कमीशन। इसी समय जब आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था, तब जो इंग्लैंड की जो एक टोरी सरकार है उसने एक आयोग का गठन किया। किसके नेतृत्व में? सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 1927 ईस्वी में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सर जॉन साइमन। किसके, क्या नाम था इसका? इसका नाम रखा गया साइमन कमीशन। यह भारत में भेजा गया। रीजन क्या था? जो भारत का संवैधानिक तंत्र था उसको देखने के लिए कि यह सही प्रकार से चल रहा है या नहीं चल रहा, और जो भारतीय लोग थे उनको यह सिखाने के लिए कि किस प्रकार यहाँ पर शासन किया जा सकता है, यानी उनको राजनीति सिखाने के लिए, भारतीयों को सिखाने के लिए, भारत के संवैधानिक तंत्र को देखने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। वो आयोग जो कहाँ से आया? इंग्लैंड से आया। इंग्लैंड से आयोग आया, उसमें 7 सदस्य थे इस आयोग में। अब 7 सदस्य थे कौन? सारे के सारे अंग्रेज थे। करना था किसका? अभी भारत के बारे में देखना था, भारत की नीतियों की जांच करनी थी, भारत के लोगों को बताना था। बताने वाले कौन थे? ब्रिटेन वाले। एक भी भारतीय नहीं था, तो वो तो अपने तरीके से बताएंगे, वो तो अपनी नीतियों को ही लागू करेंगे। तो फिर यहाँ पर भारत का निरीक्षण करने के लिए ब्रिटेन वालों का क्या काम था? यदि होता भी तो कुछ सदस्य तो भारत के होने चाहिए थे, परंतु इसमें क्या हुआ, इस गठन आयोग में क्या हुआ कि 7 के 7 सदस्य ही ब्रिटेन के थे। तब भारत में इसका जबरदस्त विरोध किया गया। जो साइमन कमीशन है 1928 में भारत में आया। जो विरोध करने वाले थे लोगों ने इसका पूरा विरोध किया। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, काली झंडियां इसको दिखाई गई कि हमें नहीं चाहिए यह कमीशन। लोगों को पूरा जो जुलूस था, हजूम था, भीड़ थी, पूरी इकट्ठी हुई, इसके खिलाफ नारे लगाए गए कि साइमन यहाँ से जाओ। और इसका विरोध करते हुए जो हमारे लाला लाजपत राय थे उनको भी लाठियाँ खानी पड़ी। सैंडर्स ने उनको बहुत सारी लाठियाँ मारी। सैंडर्स जो एक पुलिस था, अंग्रेज पुलिस कहेंगे हम इसको, सैंडर्स की लाठियों से बहुत ज़्यादा घायल हो गए। और लाला लाजपत राय के जो अंतिम शब्द मैं कहूँगी थे कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश शासन के लिए कील साबित होगी। लाला लाजपत राय सैंडर्स की जो लाठियां थी लगने के बाद बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे, और इसके बाद हमारे लाला लाजपत राय शहीद हो गए थे साइमन कमीशन का विरोध करते हुए। जब यह विरोध चल रहा था, देश में अशांति हो रही थी, तब जो लॉर्ड इरविन थे उसने क्या किया? भारत में डोमिनियन स्टेट का एक गोलमाल सा ऐलान कर दिया। गोलमाल सा ऐलान कर दिया मतलब उसकी कोई डेट निश्चित नहीं की, उसकी समय सीमा तय नहीं की कि कब भारत में डोमिनियन स्टेट होंगे, स्थापित होंगे। अब डोमिनियन स्टेट क्या था? उन्होंने कहा था कि भारत में जो सरकार बनेगी भारतीय उसके अंदर खड़े होंगे, भारतीय प्रतिनिधि चुने जाएंगे, यानी भारतीय प्रतिनिधि अपनी सरकार बना सकते हैं। लेकिन वो सरकार किसके अंडर होगी? इंग्लैंड के अंडर होगी। यानी जितनी भी वहाँ से इंग्लैंड से जो भी कानून बनकर आएगा, जितनी भी नीतियाँ बनेंगी वो सब इंग्लैंड से बनेंगी, और यहाँ जो कानून वहाँ से बनकर आएगा उनका पालन भारतीय सरकार को करना होगा। तो फिर फायदा क्या हुआ? यानी बेशक भारतीय लोग बैठे हैं लेकिन चल किसके रही है? इंग्लैंड के। ऐसा इन्होंने कहा। और फिर ये क्या कहते हैं
कि इसके लिए अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन ने विरोध को शांत करने के लिए क्या कहा कि एक गोलमेज सम्मेलन होगा और उस सम्मेलन में क्या होगा, जो संविधान बनाया जाएगा भारत का, उस संविधान के बारे में चर्चा की जाएगी कि भारत का संविधान कैसे बनाया जाएगा। जो गोलमेज सम्मेलन है वो क्या होता है, यानी लंदन में सम्मेलन किए जाते हैं, भारत के भावी संविधान के बारे में चर्चा की जाती है लंदन में, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस अपने वहां पर प्रतिनिधि भेजे ताकि वो अपनी राय वहां पर रख सके, किस प्रकार भारत का संविधान का निर्माण करना है, क्या वहां पर करना है, यहाँ ये चीज जाकर कहाँ डिस्कस करनी है, लंदन में, यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जाएगी। एक गोलमेज मतलब क्या, एक जैसे ये गोल मेज है, गोल मेज के चारों तरफ सदस्य बैठे हुए होते हैं ताकि उनको अपने ऐसे सबके मुख दिख सके। ये थी आपकी गोलमेज कॉन्फ्रेंस, जो कहाँ आयोजित की गई, लंदन में की गई। इसके 3 सम्मेलन हुए। पहले सम्मेलन का कांग्रेस वालों ने विरोध किया। वो क्या कहते थे कि नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। इसलिए पहले सम्मेलन का कांग्रेस वाले विरोध करते हैं। पहले सम्मेलन में जो 1930 में हुआ था उसमें कांग्रेस भाग नहीं लेती। अब क्या हुआ, उसके बाद जो पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई, कब की गई, कांग्रेस के जैसे अधिवेशन होते थे हर साल भारत में, कांग्रेस के अधिवेशन किए जाते थे। इन अधिवेशनों में क्या किया जाता था कि भावी आने वाले समय में क्या करना है, कांग्रेस को अपनी प्लानिंग की जाती थी कि जो हमने पहले किया है उसे क्या आउटपुट निकली है, आगे हमें क्या करना है। इस प्रकार सभी नेता एक जगह पर इकट्ठे होकर इसका सब प्लान करते थे। वो थे कांग्रेस के अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ चल रहा था, दिसंबर 1929 में लाहौर में चल रहा था। इसकी अध्यक्षता किसने की, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में इन्होंने क्या कहा कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। इस पहले अधिवेशन में सबसे पहली मांग जवाहरलाल नेहरू करते हैं पूर्ण स्वराज्य की। कौन से अधिवेशन में, दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में। ये अच्छे से याद रखना, यह इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग किस अधिवेशन में की जाती है, कहाँ पर की जाती है और किसने की, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी मांग की, क्योंकि ये उसके अध्यक्ष थे। और कहाँ पर, लाहौर में। इसमें क्या घोषणा की जाती है कि हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे 26 जनवरी 1930 को। तो भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और यह डेट उसके बाद 1930 के बाद जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होता, हर वर्ष 26 जनवरी को ही भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। लेकिन इस डेट के बारे में बताती हूँ, 26 जनवरी के बारे में, कि कैसे इंपॉर्टेंट बनती है। जैसे 1930 से 1947 तक तो 26 जनवरी को ही हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लेकिन हुआ क्या, भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त 1947 के बाद हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाने लगा, 15 अगस्त को मनाया जाने लगा। अब इस डेट का तो कोई महत्व ही नहीं रह जाता, जो इतने वर्षों से जिसके ऊपर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो इस डेट को महत्व देने के लिए क्या किया गया, 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू किया गया। जो हमारा संविधान था बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन 2 महीने उसकी वेट की गई, प्रतीक्षा की गई लागू करने के लिए, क्योंकि लागू कब करना था, इस 26 जनवरी को। इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया और हम अब 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। उसके बाद इसमें क्या किया गया कि पूर्ण स्वराज्य के लिए संघर्ष की शपथ ली गई कि अब पूर्ण स्वराज्य ही मांगेंगे, ना हमें डोमिनियल स्टेट चाहिए, ना हमें परिषदों में चुनाव चाहिए, हमें किसी भी प्रकार का ब्रिटेन का नियंत्रण भारत के ऊपर नहीं चाहिए। जो हमारे युवा नेता थे उनका क्या कहना था कि अब हम भारत को अंग्रेज छोड़ दो, क्योंकि भारत हमारा है, हम यहाँ पर अपनी सरकार बनाएंगे और हम अपने हिसाब से यहाँ अपना संविधान बनाएंगे, यह इसमें कहा गया। लेकिन जो ये कार्यक्रम था
था ये सफल ना हो सका, लोगों ने इतना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसलिए अब क्या था, अब गांधी जी को कहा गया कि वो एक ऐसा आंदोलन चलाएं जिसके अंदर पूरे भारत शामिल हो, जिसके अंदर पूरे भारत को शामिल किया जाए, एक ऐसा जन आंदोलन चलाया जाए। तब गांधी जी ने क्या, हम आगे जैसे हमारा टॉपिक है नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी हम इसके बारे में सविनय, सविनय मतलब विनय सहित, अवज्ञा आज्ञा न मानना आंदोलन, कि विनय पूर्वक आज्ञा न मानने वाला आंदोलन गांधी जी ने चलाया। अब गांधी जी को लगा कि कोई एक ऐसा हमें मुद्दा उठाना चाहिए जो हमारे पूरे भारत के हर व्यक्ति से संबंधित हो। तो उन्होंने क्या किया अब कि 31 जनवरी 1930 को जो उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनको क्या एक पत्र लिखा। उस पत्र में 11 मांगे मांगी गई और उन 11 मांगों को 11 सूत्री मांगे भी कहा जाता है। उनके अंदर कुछ मांगे थी जो उद्योगपतियों के लिए कि जो उनके कानून बनाए गए हैं उनको कम किया जाए। कुछ मांगे थी जैसे कि हमारे यहाँ जो लगान वसूल किया जाता है उस लगान को नहीं खत्म कर सकते, कम से कम आधा कर दिया जाए। और कुछ मांगे क्या, एक मांग क्या थी, सबसे महत्वपूर्ण मांग क्या थी, नमक कानून की समाप्ति। सबसे महत्वपूर्ण मांग थी नमक कानून की समाप्ति। अब ये नमक कानून है क्या, नमक कानून जो नमक बनता है वो सबसे मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, उसमें पैसा नहीं लगता, यानी समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाया जाता है। लेकिन क्या था, ब्रिटेन वालों ने क्या कर रखा था कि भारतीयों को नमक बनाने पर ही पाबंदी लगी हुई थी। और नमक कौन बनाती थी, अंग्रेजी संस्थाएं यानी अंग्रेजी कंपनियां नमक बनाती थी, वो उन पर टैक्स लगाती थी, अपने मनमाने दामों पर बेचती थी। जो गांधी जी कहते थे कि भारत पर सबसे जो गंदा कानून लगा हुआ है वो नमक कानून लगा हुआ है, इसलिए नमक कानून की समाप्ति की जाए। ऐसा पत्र, ऐसी कुछ और मांगे गांधी जी ने इसके अंदर जोड़ दी और कहा लॉर्ड इरविन को कि यदि ये 11 मांगे 11 मार्च तक नहीं मानी तो उनको चेतावनी क्या दी, अल्टीमेटम पत्र लिखा था, चेतावनी पत्र लिखा था, तो मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दूंगा या मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने पर मजबूर हो जाऊंगा यदि आप मेरी 11 मार्च तक मांगे नहीं मानते। लेकिन जो लॉर्ड इरविन था उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, उसने पत्र को ऐसे ही नजरअंदाज कर दिया और कोई मांग नहीं मानी। तब 12 मार्च को गांधी जी साबरमती से दांडी की यात्रा शुरू कर देते हैं। साबरमती से दांडी की यात्रा 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ यानी अपने 78 अनुयायियों के साथ यह यात्रा शुरू की जाती है। 240 मील दूर की यात्रा की जाती है। यह यात्रा 24 दिन में पूरी हुई थी और हर दिन 10 मील का सफर ही तय करते थे। अब सोचने वाली बात है कि गांधी जी ने साबरमती से ही दांडी यात्रा क्यों की, यानी इतना लंबा सफर करने की क्या जरूरत थी, वहीं जहां पर नमक बनाना था उसे थोड़ी सी दूर जाकर वहां नमक बना देते, यात्रा करने की क्या जरूरत थी। लेकिन गांधी जी के यात्रा करने के पीछे का उद्देश्य क्या था, जब गांधी जी साबरमती से चलते हैं तब उनके साथ 78 अनुयायी थे, लेकिन जैसे जैसे वो चलते जाते हैं उनके साथ एक जन समूह चल पड़ता है, लोगों की भीड़ उनके साथ निकल पड़ती है और जगह जगह पर वो क्या करते हैं, अपनी जनसभाएं करते हैं, लोगों को संदेश देते हैं, लोगों को सत्याग्रह के बारे में बताते हैं, लोगों को इस आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में अवगत कराया जाता है कि किस प्रकार हमें जो सरकार के कानून हैं उनको नहीं मानना और किससे अहिंसा से बिना कोई हिंसा किए हुए सविनय पूर्वक हमें उनके कानूनों का उल्लंघन करना है। ऐसी जनसभाएं करते चले गए गांधी जी, लोग उनके अनुयायी बनते चले गए, लोगों को समझ आ गया, गांधी जी की नीतियों के बारे में पता चला, तो धीरे धीरे जनसभाएं होती चली गई और 24 दिन की यह यात्रा अंत में 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंची। और हमारा दांडी पहुंचने के बाद क्या हुआ, गांधी जी ने वहां पर जो पानी था उसको गर्म किया और गर्म करने के बाद नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। यहीं से हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। अब सोचने वाली बात है कि पहले गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अवज्ञा इसमें भी है, असहयोग इसमें भी करना है, तो इसमें और इसमें अंतर क्या है।
दोनों में अंतर है। असहयोग आंदोलन में कहा गया था कि सरकार का सहयोग नहीं देना, लेकिन असहयोग आंदोलन में कहा गया था कि सरकार का सहयोग नहीं देना, लेकिन सविनय अवज्ञा में क्या कहा गया कि जो सरकार द्वारा, औपनिवेशिक सरकार द्वारा बनाए गए जो कानून है उनको नहीं मानना। इसलिए यह था कि इसमें असहयोग तो करना ही है। सरकार का जो नियम है, जो सरकार की संस्थाएं हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, अंग्रेजों से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं, या उनकी पदवियां लौटानी है, या उनको जो लगान है वो नहीं देना, वो तो हमें सब करना है। साथ में जो सरकार ने कानून बनाए हैं उनको भी नहीं मानना। इसलिए ये इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में जोड़ दिया गया है। यानी न केवल सहयोग न करना बल्कि अंग्रेजी कानून को तोड़ना भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल किया गया। प्रभाव क्या पड़ता है? जैसे ही गांधी जी, क्योंकि 24 दिन गांधी जी को लगे और इतने दिनों में पूरे देश में खबर फैल जाती है कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर रहे हैं और उन्होंने दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ दिया। जैसे ही यह खबर पूरे देश में फैल जाती है तब लोगों ने औपनिवेशिक सरकार के कानूनों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। नमक कानून तोड़ दिया। हजारों लोगों ने, जितने नमक बनाने के जो कारखाने थे उनके आगे धरने लगाए गए। किसानों ने लगान चुकाने से मना कर दिया गया और जो चौकीदार कर था उसने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया गया। वन कानूनों का उल्लंघन किया जाने लगा। जो उसकी शराब की दुकानें थी उनके आगे धरने दिए गए। उनको जो शराब लेने वाले थे उनको मना कर दिया कि यहाँ नहीं आना। यानी जो विदेशी कपड़े थे उनकी होली जलाई जाने लगी। स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार किया जाने लगा। यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। अब इस आंदोलन को दबाने के लिए क्या करती है सरकार? जो पहले से करती आई है अंग्रेजी सरकार, दमन किया जाने लगा। इस आंदोलन का दमन कैसे किया जाने लगा? लाठी बरसाने लगे लोग। जो अंग्रेज थे लोगों के ऊपर लाठियां बरसाने लगे, गोलियां मारने लगे भारतीयों को। जहां पर इकट्ठा जनसमूह होता था वहां पर जो अंग्रेजों की भीड़ थी, अंग्रेजी सेना थी, सिपाही थे, पुलिस, वो भीड़ पर गोलियां बरसाते थे। जो बड़े थे, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, वो किसी को नहीं देखते थे। सबको ऐसे घसीट कर ले जाया जाता था। जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा था भारतीयों के साथ। उस समय पर ऐसा दमनकारी समय चल रहा था अंग्रेजी सरकार के द्वारा। जब यह आंदोलन चला तब 1930 में अब्दुल गफ्फार खान, जो कि गांधी जी के साथ रहते थे, गांधी जी के साथी माने जाते थे और जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था, अप्रैल 1930 में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। और कुछ एक महीने बाद मई 1930 में गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब नेताओं की गिरफ्तारी होनी शुरू हो जाती है तो भारतीय जनता भड़क जाती है। जो अंग्रेजों की संस्थाएं थी, जो पुलिस की गाड़ियां थी, जो पुलिस चौकियां थी, उनके ऊपर अब हिंसक आक्रमण होने शुरू हो जाते हैं। लोग हिंसक प्रदर्शन करते हैं, औरतों बच्चों के साथ मारपीट की जाती है। और जो अंग्रेज थे उनका क्या काम था? ज़्यादा से ज़्यादा गिरफ्तारियां करना। उस समय 1 लाख लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। यानी पूरा भारत ही जेल जैसा बन गया होगा। 1 लाख लोगों की गिरफ्तारी कुछ ही महीनों में करना। क्या वहां पर क्या था? पूरा देश जेल जैसा माहौल बन गया था। जब गांधी जी ने देखा कि इतने ज़्यादा लोगों की मारपीट हो रही है, गांधी जी सोच रहे थे कि जो मैंने ये आंदोलन चलाया है उसकी वजह से जनता को बहुत नुकसान हो रहा है। और उधर लॉर्ड इरविन था जिसको गांधी जी ने पत्र लिखा था कि मेरी मांगों को मान ले, लेकिन इसने नहीं माना था। तब इसने भी सोचा कि हम भी, क्योंकि जो अंग्रेजी संस्थाएं थी उनके ऊपर हिंसक हमले हो रहे थे, नुकसान उनको भी हो रहा था। तब दोनों ने क्या किया? एक सांझी बैठक की जिसे 5 मार्च 1931 को किया गया। गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था। अब यह बैठक क्या थी? इसके अंदर क्या समझौता किया गया? जो मैंने बताया था कि गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था जिसका कांग्रेस ने विरोध किया था। कांग्रेस ने उसमें हिंसा नहीं लिया था। लेकिन अब जो लॉर्ड इरविन ने क्या कहा कि आपके भावी संविधान की तैयारी के लिए या आपका संविधान बनाने के लिए ही गोलमेज सम्मेलन लंदन में हो रहे हैं। हम क्या करेंगे? जो आपके राजनीतिक बंदी हैं उनको रिहा कर देंगे, इसलिए आप उस सम्मेलन में भाग लीजिए
जाकर, ताकि जो ये स्थिति हो रही है, भारत में दमन चल रहा है, उसको रोका जा सके और भारत में संविधान भी बन सके। राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की शर्त पर ही गांधी जी कहाँ गए? लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। दिसंबर 1931 में गांधी जी कहाँ जाते हैं? लंदन में जाते हैं। वहां जाकर वो अपनी बात रखते हैं, लेकिन क्या वहां पर वार्ता गांधी जी की असफल हो जाती है। उसके बाद जब गांधी जी वहां से भारत में आते हैं, वहां पर क्या देखते हैं कि जो दमनकारी स्थिति थी अंग्रेजों द्वारा भारत के ऊपर जो दमन किया जा रहा था, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अंग्रेज भारतीयों का दमन और भी ज़्यादा करने लग गए। जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो अब्दुल गफ्फार खान थे, इन जैसे राजनीतिक नेता कहाँ थे? अभी भी जेलों में बंद थे, उनको रिहा नहीं किया गया था। जो कांग्रेस थी उसको अवैध घोषित कर दिया गया। जहां पर भी बैठकें होनी थी, जहां पर भी कोई कार्यक्रम इकट्ठा होकर होना था, उस सब को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। अगर ये कहीं पर होता भी था तो वहां पर लाठीचार्ज, गोलियां बरसाई जाती थी। इतना ज्यादा दमन किया गया। अब गांधी जी सोच रहे थे कि मैं इस आंदोलन को शुरू करूं या न करूं, क्योंकि दमनकारी स्थिति इतनी ज़्यादा चल रही थी कि यदि आंदोलन शुरू भी होता है, क्योंकि दमन तो चल ही रहा था, कम से कम भारतीयों के अंदर इनका विरोध करने का जोश तो आएगा। इसलिए गांधी जी ने इस आशंकाओं के बीच में दोबारा फिर यह आंदोलन शुरू कर देते हैं। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन एक बार समाप्त हो जाता है 1931 में, लेकिन यह दोबारा फिर शुरू हो जाता है जब गांधी जी लंदन से वापस भारत में आते हैं। यानी 1932 में यह आंदोलन दोबारा शुरू किया जाता है। 1 साल तक यह आंदोलन पूरे जोश से चलता है, परंतु धीरे धीरे लोगों का जोश ठंडा होने लगता है और यह आंदोलन भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इस प्रकार इस आंदोलन का क्या प्रभाव भारतीयों के ऊपर पड़ता है? भारतीयों ने इस आंदोलन में कैसे भाग लिया? भारतीयों ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को कैसे लिया? यह सब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो इतनी ही थी। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।